हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप समान हिंदी में कम समय में किस तरह से 90 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो उनके सामने मैं ऐसी स्ट्रेटजी शो करने वाला हूं जिससे आप कम समय में और कम टॉपिक पढ़ के 90 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ये मेरा अपना हुआ तरीका है जिसमें मैं लेकर आया हूं, इसलिए आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बीएड की स्ट्रेटजी पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये समान हिंदी का हमारा सिलेबस है। ये चीज़ आपको पता ही होगी कि हिंदी का सिलेबस क्या है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस टॉपिक से कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। फ्रेंड्स, वैसे पढ़ने को समान हिंदी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत डीप में पढ़ी जाती है, लेकिन आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कम डीप में पढ़ के ही आसानी से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको एक कह सकते हैं कि आपको केवल ठोस ही पढ़ना है, आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला, जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। अब आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बता देता हूँ। उपसर्ग या प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को में परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं है पता तो आपको ध्यान रखना है। अब इनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको उपसर्ग की जानकारी होना चाहिए। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं। जितने भी उपसर्ग हैं आपको ध्यान रखना। जैसे मेरे पास है कोई शब्द कर्म, क्या है कर्म, अगर मैं इसके आगे सु लगा दूं, क्या लग गया सु। सु मेरा क्या हो गया उपसर्ग। सु मतलब अच्छा कर्म यानी अच्छा कार्य। अगर इसके आगे मैं कु लगा दूं तो क्या हो जाएगा कुकर्म यानी कि बुरा कार्य। तो इस तरीके ये उपसर्ग आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी होते हैं, आप एक से एक बार देख लेंगे, आसानी से आपको पता लग जाएंगे। इसी तरीके से प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है और शब्द में परिवर्तन लाता है। जैसे लड़का है, यहाँ पर जो इसका प्रत्यय लगा है आ लगा है, अगर हम इसे हटा के ई लगा देंगे तब क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे प्रत्यय। इसकी नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब एक चीज़ आपको ज़रूर और ध्यान रखना है उपसर्ग में। उपसर्ग के जो हिंदी के टाइप होते हैं, हिंदी में कितने तरह के होते हैं, संस्कृत के कितने तरह के होते हैं, उर्दू के कितने तरह के होते हैं। इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो टाइप से आते हैं, मतलब अगर उपसर्ग के टाइप से पूछ सकते हैं तो इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल फ्री के आपको नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, समान हिंदी में बहुत कम पढ़ना है और बिल्कुल ये ठोस पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ डालें और क्वेश्चन भी ना फंसे, तो उससे क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल ठोस बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधि। तो सबसे पहले आपको संधि की जानकारी होना चाहिए। आप जानते हैं संधि 3 तरह की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के आपको टाइप पता होना चाहिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो इन संधियों के टाइप आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्वर संधि के बारे में पता होना चाहिए, स्वर संधि कितने तरह की होती है, तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। व्यंजन संधि से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। व्यंजन संधि पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको मतलब कोई भी, जैसे मान लो इस तरीके का शब्द आएगा दिख प्लस विजय। अब आपसे इसका पूछ लेंगे कि आप इसका शब्द कौन सा बनेगा। तो इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन व्यंजन संधि से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले संधि के स्वर संधि है उसके टाइप पता होना चाहिए। व्यंजन संधि में आपको इस तरह के बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपके लिए इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपको रूल पता है। नहीं है पता तो एक बार रूल ज़रूर पता कर लें, उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा समय आप किसी और सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समास। तो आपको समास के सबसे पहले टाइप पता होना चाहिए। समास कितने तरह के होते हैं, जैसे अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके टाइप पता होना चाहिए और समास को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेगा, आसानी से आप उसे कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आता है रस। तो रस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कौन सा रस कहाँ पर है, इसे आसानी से आप बता सकते हैं। इसके ज़्यादातर आपको रस में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा कि किसी भी रस का आपको स्थायी भाव पूछा जाएगा। तो सारे रस का आप स्थायी भाव आसानी से एक बार देख लेंगे, याद रख लेंगे और उसमें आप आसानी से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको छंद के टाइप पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आने वाला, फिर आपसे कह रहा हूँ
इसी तरीके से आपको अलंकार के टाइप पता होना चाहिए, अर्थालंकार में कौन सा आता है, शब्दालंकार में कौन सा आता है, तो इसका क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो इसके अगर उदाहरण पर एक क्वेश्चन आता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। अगला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें। दोस्तों ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ वैसे तो बहुत ईजी होती हैं, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिलती हैं, जिसका मतलब आपको पता नहीं होता है। लेकिन जो बीएड जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ऐसी बेसिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखने को मिलेंगी, कहावतें देखने को मिलेंगी, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप आसानी से क्वेश्चन इसका ठीक कर पाएंगे। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इस पर भी आपको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आपसे नहीं पूछा जाता है। आपको इससे एक बार अच्छे से पढ़ लें, 100-200 शब्द आसानी से आपको उसमें भी क्लियर हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है गद्यांश। दोस्तों ये तो मान सकते हैं आपके फ्री के नंबर हैं। इतना ईजी गद्यांश आता है, बहुत ज़्यादा ईजी। आपने 6ठी-7वीं क्लास में अगर एक कभी हिंदी का पेपर देखा होगा तो उसका तो आपको टफ लगेगा, लेकिन बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको टफ लगने वाला नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 गद्यांश आप सॉल्व कर लें और आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ गद्यांश आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपको बहुत ईजी देखने को मिलेगी। आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी आएगा। ये भी आसानी से आप कर पाएंगे। बात करते हैं व्याकरण की। दोस्तों व्याकरण में आप ध्यान रखना है, जैसे आपको व्याकरण में सारे टॉपिक आ जाते हैं हमारे, जैसे कि मान लो संज्ञा है, सर्वनाम है, और आपके क्रिया विशेषण है, क्रिया हो गई, जितने हैं ये भी सब आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले इनका सभी का, मान लो संज्ञा है तो आपको संज्ञा का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सर्वनाम का भी क्लासिफिकेशन मतलब समझना है कि आपको कितने टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इससे आपके, मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आप लिख लें मेरी बात को, आप पेपर देकर आएंगे तो आप मुझसे बता सकते हैं कि हाँ कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले इसके क्लासिफिकेशन से। इसी तरीके से आपको क्रिया के जो टाइप होते हैं, क्रिया के बारे में पता होना चाहिए, कितनी क्रिया कितने तरह की, अर्थ के आधार पर कितनी तरह की होती है, इसी तरह प्रयोग के आधार पर, इसी तरीके से सब पता होना चाहिए। इसी में आपका हो जाता है हमारे वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, साधारण वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो इनके भी आपको छोटे से रूल हैं, इन्हें एक बार देख लेंगे आसानी से आप इन्हें भी बता सकते हैं। इसी तरीके से विशेषण है, विशेषण के बारे में आपको पता होना चाहिए, विशेषण कितने तरह के होते हैं और विशेषण की पहचान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ इसमें भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसी तरीके से आपको क्रिया विशेषण की भी जानकारी होना चाहिए, इसमें भी आप कर पाएंगे। और क्रिया के सकर्मक अकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म यूज़ होता है तो सकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म यूज़ नहीं होगा तो अकर्मक क्रिया, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ लेंगे, आपको फिर इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यायवाची। दोस्तों पर्यायवाची हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत दे, लेकिन पर्यायवाची भी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, बहुत इजी पूछे जाते हैं। जैसे कि जो फेमस हैं, आकाश हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन चीज़ों के आपको पता होना चाहिए। इसी में से आपका आसानी से पर्यायवाची फंस जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप के, बहुत ज़्यादा नए शब्द देखने की ज़रूरत इसमें भी आपको नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट हम देखते हैं विपरीतार्थक शब्द, तो कह सकते हैं विलोम शब्द। तो इनके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा टफ इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। मतलब आप थोड़ा बहुत इसका शब्द देख लेंगे तो उसमें से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा टॉपिक अगर आपको डीप में पढ़ना है तो वो पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास, क्योंकि फ्रेंड्स एक अलग अकेले टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, जितनी भी बोलियां हैं तो सब आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी बोलियां हैं, और आपको हरियाणा जो आपके राजस्थानी में कौन कौन सी आती हैं, पूर्वी हिंदी कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत इजी होता है, इसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छे से मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सने इसकी जो मतलब तिथियाँ दी हुई हैं उन्हें याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको बेसिक सी जो मैं बता रहा हूँ, आपको जो इसकी बोलियाँ हैं कि हिंदी से पहले कौन सी भाषा थी, हिंदी भाषा का विकास कितना हुआ, संविधान में जो 22 भाषाएँ हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, टोटल कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए। तो इतना जो आप कर लेते हैं तो मेरी नज़र में आपके समान हिंदी में आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे।
45+ का मतलब ये है कि आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे। और जो आपको नया कोई भी शब्द दिखे आपको उस पर ट्राई नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन मतलब अगर सॉल्व नहीं करें, गलत मतलब क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उसका कोई नंबर कटेगा, तो उसका नंबर नहीं कटने वाला। और एक चीज़ और, कुछ लोग मेरे पास मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि 50% मार्क्स पर भरा जाएगा ये फॉर्म। तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होंगे तो ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन मैंने उस वीडियो में एक बात और बताई थी कि अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आपको 55% मार्क्स होंगे तो ही भर पाएंगे। तो उन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं और इस चीज़ को पकड़ लिया कि तुझे पता नहीं, तुझे जानकारी नहीं, 55% वाले को नहीं भरना है, मतलब 50% मार्क्स के लिए वो कह रहे थे। टेक्निकल डिग्री में BE हो गया, BTech हो गया, तो उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। ये बात सही है। पहले आप वीडियो देख लें उसके बाद ही कमेंट करें तो आपको पता लगेगा कि मैंने पूरी बात बताई है नहीं बताई है। बीच में वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैंने जो आप समान हिंदी की स्ट्रैटेजी बताई है, तो हो सकता है कुछ लोगों की इससे अच्छी भी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, तो किस तरह के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, फिर मैंने कई साल के पेपर को एनालिसिस किया है, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि आपको सारे टॉपिक इस तरह से पढ़ना है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर समान हिंदी के प्रैक्टिस सेट चाह रहे हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट, अब वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं आपको 10-12 प्रैक्टिस सेट अच्छे क्वेश्चन के करा दूंगा। जल्द से जल्द आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये की स्ट्रेटजी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को देखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।